स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो यहां पे हम लोग यहां अभी गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं। अब गैल्वेनोमीटर सर अगले चैप्टर का टॉपिक है, ये आप तो यहां ले आए। अगले चैप्टर का मतलब मैग्नेटिज्म का टॉपिक है ये वाला गैल्वेनोमीटर। तो उसको यहां पढ़ने का क्या फायदा है, क्योंकि यहां पे एमीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से बनाए जाएंगे। इसको यहीं खत्म करना जरूरी, अगले चैप्टर तक टाला तो मामला बहुत डिले हो जाएगा। तो मैं आपको गैल्वेनोमीटर में समझाने के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को लिखूंगा जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, उसको याद कर लेना, आपको पढ़ लेना, उसको याद करना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक ऐसे प्रॉपर्टी है। तो ये पहले करता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गैल्वेनोमीटर किस चीज का मीटर है, किस चीज का डिवाइस है। ये मशीन क्या करती है, टू मेजर की जगह टू फाइंड प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एक मिनट भाई, ये तो निकल गया, एक मिनट। टू फाइंड प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। It can also measure small amount of current। अगर किसी सर्किट में यह पता लगाना है कि किसी भी सर्किट में यह पता लगाना है, अब हमने क्या लिखा कि ये जो है करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। मतलब कि ऐसा पता चलना है कि किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं, तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो। कैसे लगा दो, मान लीजिए कोई वायर चल रहा, मुझे पता लगाना है इसमें करंट है कि नहीं, तो एक आसान तरीका, वायर को छुओ, अगर झटका लगेगा तो करंट है, नहीं लगेगा तो नहीं है, वायर को छू लो। लेकिन सर अगर बहुत स्मॉल करंट हुआ तो झटका भी नहीं लगता है। लेकिन हम गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करे। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को बीच में से काट देंगे और ये वायर को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। मतलब ये जो वायर है इसको यहां से ब्रेक किया और इसके दोनों टर्मिनल्स को, मतलब दो एंड को इस गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो जो करंट वायर में जा रहा था वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का कांटा यानी कि सुई यानी कि पॉइंटर ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने करंट का डायरेक्शन पता लगाना है तो डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन से पता चल जाता है, और करंट का वैल्यू पता लगाना है तो डिफ्लेक्शन के वैल्यू से पता चल जाता है। लेकिन क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब अगर इसके आखिरी वाला पॉइंट मान लो 30 मिली एंपियर दिख रहा है आपको, यानी 30 मिली एंपियर करंट भेजेंगे तो आखिरी पे चला जाएगा। ये जो इसका पॉइंटर है, ये जो ऐसे एरो बना हुआ है ना, ये आखिरी में चला जाएगा। इसको बोलेंगे फुल स्केल वैल्यू। अगर हमने 30 मिली एंपियर करंट भेज दिया तो लास्ट में चला जाएगा। तो सर अगर 40 मिली एंपियर भेज दे तो भी ये लास्ट तक ही जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो जगह ही नहीं है जाने की। यहां पे ऐसे कुछ स्टॉपर जैसे लगे रहते हैं जो इस नीडल को आगे जाने नहीं देते। तो अगर मैंने 30 एंपियर करंट इधर से ऐसे भेज रहे हैं करंट कि यहां से, ओहो, इस गैल्वेनोमीटर को लगाया, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा बना हुआ है। तो अगर करंट एक सेंस इधर की तरफ चल रहा है तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, और अगर दूसरे साइड चल रहा है तो डिफ्लेक्शन दूसरे साइड होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ साथ हमको वैल्यू भी पता चल पा रहा है, लेकिन छोटा वैल्यू पता चल रहा है। अगर मैंने 40 मिली एंपियर या 50 मिली एंपियर करंट भेजा तो ये जो डिफ्लेक्शन है 30 पर ही रुक जाएगा। तो 30 से छोटा कोई वैल्यू है वो तो हम निकाल पा रहे, जैसे सामने जो बना हुआ है यहां लिखा है 10, 20, 30, तो इसमें 30 से छोटा वैल्यू तो निकाल पा रहे, लेकिन 30 से वाले बड़े वैल्यू पे ये फुल स्केल चला जाएगा। तो हम लोग कहेंगे भाई इसमें एक मैक्सिमम करंट है जिसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलेंगे। उससे छोटे आंसर तो बता पाएंगे, बड़े आंसर नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को ये प्रेजेंस पकड़ने के लिए बना है तो इसका ये जो वैल्यू होता है फुल स्केल वैल्यू भी बहुत छोटा होता है, तो बड़े करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए एक प्रिंसिपल है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है,
प्रिंसिपल ये है कि इफ अ कॉइल यानी करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से एक मैग्नेट लगा के मैग्नेटिक फील्ड बना लो, मैग्नेटिक फील्ड, देन अ टॉर्क acts on it when current I is flown through the coil. अगर करंट फ्लो करोगे तो टॉर्क लगेगा, करंट नहीं फ्लो करोगे तो टॉर्क नहीं लगेगा। ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये कहां से आया, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसको कहते हैं बीएमके, बाद में करेंगे। एन आई ए बी साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ऐसा कॉइल रखेंगे कि थीटा 90 रहे तो हमारा जो टॉर्क का आंसर आ जाएगा वो एन आई ए बी आ जाएगा। एन आई ए बी आ जाएगा। अब हमने कहा ये बनता कैसे है। मान लीजिए कोई सिलेंडर हमने ले लिया, ये कोर है, यानी कि ये आयरन का सिलेंडर है, और इसके ऊपर ऐसे मान लो एक वायर का फ्रेम लपेट दिया, ये देखो ऐसे वायर का फ्रेम लपेट दिया, ये हो गया हमारा कॉइल। इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे और इस सिलेंडर को या कॉइल को हमने एक एक्सिस पे फिक्स कर दिया जिससे कि यह आराम से रोटेट हो पाए। इसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया है जिससे कि यह रोटेट हो, तो स्प्रिंग इसको रोटेशन से रोके, और इसके चारों तरफ हमने एक मैग्नेट लगा दिया है, जो मैग्नेट हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रोवाइड करेगा। ऐसे मैग्नेट लगा दिया। मतलब कि ऊपर से देखें तो मैग्नेट आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे थोड़ा राउंड मैग्नेट दिखेगा, और बीच में एक कॉइल दिखेगा, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर से इधर या इधर से इधर चल रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, और इसमें जो कॉइल है उसको भी ऐसे लपेटा है कि कॉइल के प्लेन के साथ कोइंसाइड करेगा। कॉइल का जो वेक्टर होता है एरिया, वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में, ए क्या है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, आई क्या है, आई करंट है, करंट इन द कॉइल, और बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर्मूला टॉर्क का है एन आई ए बी साइन थीटा, साइन 90 कर दिया ऑलमोस्ट। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही टॉर्क लगेगा कॉइल रोटेट करेगा इस टॉर्क की वजह से, और टॉर्क जैसे ही रोटेट कराएगा वैसे ही यहां पे स्प्रिंग लगा है, ये स्प्रिंग लगा है जो टाइट हो जाएगा। तो टॉर्क इन स्प्रिंग will oppose the magnetic torque. अगर कॉइल कुछ थीटा एंगल घूम के रुक गया तो स्प्रिंग का टॉर्क है, स्प्रिंग का टॉर्क वो के थीटा है, और जो इसका टॉर्क है वो एन आई ए बी है। यानी कि ये कॉइल हल्का सा ऐसे रोटेट होगा और स्प्रिंग टाइट होके इसको रोक देगा। तो जहां पर दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, स्प्रिंग के टॉर्क का फॉर्मूला जैसे स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला के एक्स होता है, वैसे ही स्प्रिंग के टॉर्क का फॉर्मूला के थीटा, यानी कि
ये यानी कि के थीटा हो गया एन आई ए बी, के थीटा हो गया एन आई ए बी। तो आपको ऐसा लगेगा कि थीटा इज एन ए बी बाई के इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। इसी को बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा करंट भेजेंगे उतना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है और ये कॉइल का डिफ्लेक्शन है। इसी कॉइल में मैंने ऐसा पॉइंटर लगा दिया, यानी कि ऐसी सुई लगा दी और इसके ऊपर स्केल बना दिया। तो जैसे ही करंट फ्लो करेंगे कॉइल में, वैसे ही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो रोटेट होगा। जैसे ही रोटेट होगा ये डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा और डिफ्लेक्शन दिखते ही आपको ये के थीटा ऐसा बैलेंस होते हुए नजर आएगा। अगर करंट डबल कर देंगे तो थीटा डबल हो जाएगा, करंट ट्रिपल कर देंगे तो थीटा ट्रिपल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये याद कर लो, के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी, के थीटा इज इक्वल टू एन आई, इसको याद कर लीजिए। तो थीटा बाई आई का वैल्यू आया एन ए बी बाई के। इस थीटा बाई आई के टर्म को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। नाम याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि करंट सेंसिटिविटी के को डबल करने से क्या हो जाएगी। आपको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू आ रहा है एन ए बी बाई के, तो के को डबल करने से हाफ हो जाएगी, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। फिर मैंने क्या किया कि थीटा को रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल से डिवाइड कर दिया। इसको देखो, आई आर, आर से डिवाइड कर दिया इसी को, इक्वल टू एन ए बी बाय के आर, इधर भी डिवाइड कर दिया। तो हमने कहा आई आर होता है वोल्टेज, तो ये टर्म आ गया थीटा बाई वी, और इसको लिख दिया एन ए बी अपॉन के आर। आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, हम लोग इस टर्म को, इस थीटा बाई वी को कौन सा सेंसिटिविटी कहेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब है ये करंट से कैसे सेंसिटिव होगा, कितना सेंसिटिव होगा, उस टर्म का आंसर थीटा बाई आई से आएगा। कोई बोलता है यार मुझे ज्यादा करंट सेंसिटिव बनाना है, इसका मतलब है छोटे छोटे करंट पे भी डिफ्लेक्ट हो। तो ज्यादा यानी डबल करंट सेंसिटिव बनाना है तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो, या एरिया डबल कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दो, तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो सेम स्प्रिंग से ज्यादा डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। या के का वैल्यू हाफ कर दो। कहने का मतलब यह है कि एनएबी बाई के का वैल्यू ही आपको करंट सेंसिटिव बनाता है कैल्विनोमीटर को। करंट सेंसिटिव का मतलब होता है छोटे करंट पर भी डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट सेंसिटिव मतलब और छोटे करंट पे डिफ्लेक्शन दे। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिव बनाने के लिए हमको एरिया बी और के का वैल्यू बदलना पड़ेगा। अगर यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछूं, देखो यहां पे ही एक सवाल बनेगा, अगर मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? आंसर है डबल हो जाएगा। मैंने फिर से सवाल पूछा नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? तो वो डबल नहीं होता, वो सेम होता है। के क्या है? सवाल पूछ रहे हैं के क्या है? के स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है। इतना तुम एसएचएम पढ़ आए, और टॉर्क इक्वल टू के थीटा आने पर आप ये नहीं लिख पा रहे कि एक जैसे फोर्स कांस्टेंट होता है वैसे टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। ये वही टॉर्शनल कांस्टेंट है, एसएचएम में भी आया था ये। खैर, एन ए बी बाई के आर में नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल करोगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वायर लेना पड़ेगा, और ज्यादा वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर कोई कहता है केवल नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एन और आर दोनों बढ़ते। लेकिन केवल नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाता है। थोड़ा दिमाग लगाना भाई। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, शब्द याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, मेंस में आ सकता है, मेंस में आ सकता है। ये पकड़ना, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। सर यहां तो एन लिखा है, एन और आर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, वो कट जाते हैं, तो एन बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से।
अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कन्वर्जन, नहीं ऐसे कर देते हैं। हाँ यहां लिख देता हूं, अब मैं नया हेडिंग एमीटर, गैल्वेनोमीटर की बात कर ली, अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, लेकिन पहले एमीटर होता क्या है वो समझ लो। एमीटर का सिंबल ए लगाएंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे और ये करंट मेजर करेगा। टू मेजर एनी अमाउंट ऑफ करंट। सर गैल्वेनोमीटर भी तो करंट मेजर करता था, नहीं रे, गैल्वेनोमीटर तो छोटा छोटा करंट मेजर करता था, बिल्कुल लल्लू। यानी गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर का होगा, हमारे सर्किट में मिली एम्पियर से ज्यादा करंट चल रहा होगा, एम्पियर में चल रहा होगा, तो क्या फिर गैल्वेनोमीटर कैसे लाएंगे? गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक चीज और लिखता हूं यहां पे, मान लो कि एक गैल्वेनोमीटर मेरे पास है जिसमें आईजी करंट भेजने से इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी यहां लिखा आईजी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आरजी है, ऐसा लिख लिया, ऐसे सिंबल मिला लिया, आर यानी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का आरजी है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज वीजी है, और वीजी का वैल्यू हुआ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ये बड़ा सिंपल रूल है, ये तो ओम्स लॉ है कि अगर मैंने बोला कि इसमें 2 मिली एम्पियर का फुल स्केल वैल्यू है, यानी ये 2 मिली एम्पियर खाने पर फुल स्केल चला जाएगा, तो क्या 2 मिली एम्पियर से ज्यादा का वैल्यू बता सकता है? नहीं। 1 मिली एम्पियर का बता सकता है क्या? हाँ वो बता सकता है, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर 100 डिवीजन है और 2 मिली एम्पियर भेजने पर 100 वाले नंबर पे 100 वाले नंबर तक चला जाता है, तो 1 मिली एम्पियर भेजेंगे तो 50 डिवीजन तक जाएगा। अगर मैं हाफ मिली एम्पियर भेजूंगा तो 2.25 डिवीजन तक जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करके हम पता लगा सकते हैं इसका लीस्ट काउंट, और यह भी पता लगा सकते हैं कि कितना वैल्यू अंदर का, मतलब फुल स्केल से छोटे हर वैल्यू को मेजर कर पाएगा। तो अगर आई का वैल्यू लेस देन आईजी है तो ये मेजर करेगा, और V का वैल्यू लेस देन वीजी है तो भी ये मेजर करेगा। लेकिन I ग्रेटर देन आईजी और V ग्रेटर देन वीजी के वैल्यूज को ये मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ज्यादा करंट भी भेजोगे तो भी फुल स्केल ही होगा। क्या ये काम समझ में आ गया? एमीटर क्या कहता है? एमीटर कहता है एक ऐसा डिवाइस जो कोई भी करंट मेजर करे, यानी गैल्वेनोमीटर जो नहीं करता था वो एमीटर भी मेजर करेगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और वो सर्किट ऐसे चल रहा है, हमने कहा कि रेजिस्टेंस का करंट बताओ, तो मैंने क्या सोचा, इस रेजिस्टेंस के रास्ते पे वायर तोड़ के एमीटर घुसा दो सीरीज में, तो सीरीज में लगाने से जो करंट रेजिस्टेंस में जाएगा या वायर में जाएगा वही एमीटर से होके निकलेगा, तो एमीटर में सेम करंट जाएगा, तो आंसर बता सकता है। हालांकि एमीटर एक नॉन आइडियल डिवाइस है जो कभी सही करंट नहीं बताता। सही करंट नहीं बनाता मतलब, सही करंट का मतलब यह हुआ कि मुझे पूछा था किसी ने कि इस वायर में करंट बताओ, उसने ये नहीं कहा था कि एमीटर लगा है और करंट बताओ, ऐसे नहीं बोला। जब एमीटर नहीं लगा था उस समय का करंट पूछा था, फिर मैंने इसमें एमीटर एक्स्ट्रा लगा दिया। अब एमीटर का एक रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे ही एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सर्किट में आया वैसे ही सर्किट में आने वाला करंट का वैल्यू बदल गया। जैसे ही सर्किट में करंट बदल गया वैसे ही इस करंट से अब एमीटर जो आंसर बताएगा वो नए करंट का आंसर बताएगा एमीटर लगने के बाद। आप फिर से सुनिए, मान लो किसी वायर में 5 एम्पियर करंट था और उसको करंट मेजर करना था, मान लो 2 एम्पियर करंट जा रहा था, 5 ओम का रेजिस्टेंस था और 2 एम्पियर करंट जा रहा था। मुझे किसी ने बोला कि इसमें एमीटर यूज करके करंट बताओ, तो जैसे ही मैंने एमीटर लगाया, मान लो एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 5 ओम का वायर में पहले से ही रेजिस्टेंस था, 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने एमीटर लगाया तो 1 ओम फ्री में मिल गया। तो आप कहेंगे सर रास्ते का तो रेजिस्टेंस अब बढ़ गया तो करंट डिक्रीज होके 2 से मान लो 1.8 हो गई, तो एमीटर 1.8 का आंसर बता रहा होगा।
लेकिन जब एमीटर नहीं लगाता तो असली करंट 2 एम्पियर था, जो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन असली 2 था। रेजिस्टेंस लगाने पर यानी एमीटर लगाने पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से करंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो ये नॉन आइडियल डिवाइस है, ये कभी भी सही आंसर नहीं बताते। तो फिर सही आंसर बताने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए बोलते हैं आइडियल एमीटर लाओ। आइडियल एमीटर दुनिया में कुछ नहीं होता। तो आइडियल एमीटर बनाने का तरीका क्या है, मतलब ऐसे कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं, तभी आइडियल बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहता हमारे पास आइडियल एमीटर है, तो तुम कहना भाई तुम्हारे एमीटर में फिर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, वायर लगाओगे रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आप समझना ये कैच 22 सिचुएशन हो गया कि एमीटर बनाते हो तो रेजिस्टेंस आएगा, और एमीटर नहीं बनाते हो तो फिर करंट ही पता नहीं चलेगा। तो चलो गलत तो पता चलेगा, कुछ तो पता चलेगा। तो आप ये समझना कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन में करंट एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। आइडियल एमीटर बहुत नेग्लिजिबल हो तो आप कहेंगे अरे यार बहुत छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या टू मेजर एनी अमाउंट ऑफ करंट। अब एमीटर अलग से कैसे बनाएं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्या सिलेबस में है? सिलेबस में है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, यानी हाउ टू मेक एन एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब देखो इसमें आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मैं जुगाड़ लगा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा मैं जुगाड़ लगा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो जो जुगाड़ लगाऊंगा उससे ही सही आने लगेगा। और ये जुगाड़ किसी भी केस में काम करेगा। एक्चुअली ये जुगाड़ नहीं, ये सचमुच साइंस है। हमें लगेगा, मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको लगेगा सर भिड़ा दिए, कहानी भिड़ा रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये सब नकली बता रहे हैं। देखना ध्यान से, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस Rg है और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू Ig है, लेकिन मुझे उसको एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट I है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, मान लीजिए किसी का गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल वैल्यू 2 एम्पियर है और मुझे उसको 100 एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं ये चाहता था कि जो गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर करंट खा के जस्ट अपने फुल स्केल पे पहुंचता है, फुल स्केल पे, तो वो 2 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं बता सकता, क्योंकि 3 भेजोगे तो भी फुल पे चला जाएगा, 4 भेजोगे तो भी फुल पे चला जाएगा, 5 भेजोगे तो भी फुल पे चला जाएगा। तो 2 एम्पियर पे पहली बार फुल स्केल गया है, यानी अगर 1.9 भेजेंगे तो फुल नहीं जाएगा। 2 पे पहली बार फुल गया और 2 से बड़े वैल्यू पे ये फुल स्केल ही दिखाता रहेगा। तो हम कहेंगे यार ऐसे गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करो जो 100 एम्पियर पे फुल पे जाए, यानी अगर 90 भेजा तो भी फुल पे नहीं जाएगा, 80 भेजा तो फुल स्केल नहीं होगा। तो मैंने कहा ये वो गैल्वेनोमीटर है जो 2 एम्पियर खा के फुल स्केल जाता था। मुझे इसको 100 एम्पियर भेजना है, तो मैंने लिखा मुझे इसको 100 एम्पियर भेजना है, जबकि ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट खा के फुल स्केल चला जाता Ig। तो मैंने कहा इधर से 100 आ रहा है और मैं चाहता हूं जब मैं 100 भेजूं तो इसमें केवल Ig जाए, तो रिमेनिंग करंट को कहीं और किसी और रास्ते से हमको खींच लेना पड़ेगा। तो किसी और रास्ते से खींचने के लिए मैंने एक पैरेलल रास्ता बना दिया और इस रास्ते का नाम दुनिया में शंट कहते हैं। ये देखो ऐसा पैरेलल रास्ता बना दिया और पैरेलल रास्ते में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया, जिस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको RS लिख दिया या R भी लिख सकते हैं। तो RS इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। शंटिंग इज अ जनरल वर्ड यूज फॉर पैरेलल कनेक्शन। अगर कभी भी आगे भी चल के कोई कहता है कि दिस बैटरी इज शंटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस, तो बैटरी के पैरेलल में 5 ओम रेजिस्टेंस लगा दो। शंटिंग, शंटेड, शंट, शंटिंग, शंटेड, शंट, 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 शंट है, कोई गाली नहीं है। शंट रेजिस्टेंस गाली जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। शंट रेजिस्टेंस इज अ पैरेलल ब्रांच ओवर द प्राइमरी सर्किट। जो भी तुम्हारा सर्किट है उसके ऊपर पैरेलल ब्रांचिंग बनाना इज कॉल्ड शंटिंग। तो शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मैंने बोला आई करंट हम भेज रहे हैं, Ig सामने जा रहा है, तो इसमें कितना जा रहा होगा? तो I माइनस Ig। हमको कैसे पता चलेगा इसमें Ig जाएगा तो बाकी इसमें से जाएगा? क्योंकि जब हम Ig इसमें से भेजेंगे तो ये रेजिस्टेंस केयरफुली ऐसा चूज करेंगे कि वो अपने आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चूज करेंगे और हम ऐसा यूज करेंगे कि हमने जब 100 भेजा तो 2 इसमें गया तो 98 इसमें से जाएगा। अब 2:98 अगर करंट डिवाइड करना है
तो यहां पे 1:49 का रेशियो हो गया करंट का। 1:49 करने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 49:1 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल से देखूं तो आरएस का वैल्यू आरजी बाय 49 करेंगे तो अपने आप 1:49 में करंट डिवाइड हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यहां से इसमें जाना है 2, इसमें जाना है 98। खैर 1:49। मैंने क्या किया, इस पूरी चीज को एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया और डिब्बे में एक ढक्कन ऐसे खोल दिया, मतलब ऐसे इतनी खिड़की खोल दी, और मैंने दुनिया से पूछा देखो मैं कितना करंट भेज रहा हूं। दुनिया कहेगी 100। हालांकि अंदर किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, तो इसमें 2 एंपियर गया। तो गैल्वेनोमीटर 2 एंपियर खा के क्या करता है, जस्ट फुल स्केल जाता है। तो बाहर वाले लोगों से पूछा देखो मैंने कितना करंट भेजा, 100। और ये देखो अंदर का कांटा क्या कर रहा है, तुमने बोला अरे सर ये जस्ट फुल स्केल में गया। इसका मतलब ये कैसी डिवाइस हो गई, ये ऐसी डिवाइस हो गई जो 100 पे फुल स्केल पे जा रही है। क्या आपको थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में, आपको लग रहा होगा अभी कि सर ये तो जुगाड़बाजी लग रही है, कि बाहर से लोगों को लग रहा है कि 100 खा के सीरीज में नहीं लगा सकते शंट रेजिस्टेंस को। शंटिंग इज पैरेलल अल्टरनेटिव पाथ। बिल्कुल सही जवाब। तो ये पूरा ढक्कन बंद है, डिब्बा बंद, डिब्बे के अंदर इतनी खिड़की है, इस खिड़की में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। कितना करंट खा के आ रहा, आई करंट का एम्पियर एमीटर बन गया। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से बता रहा हूं। देखो मैंने भेजा 100, इसमें गया 2, तो बाकी कहां से गया लल्ला। सर अगर 100 में से 2 इधर जाएगा तो 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो इधर के लिए बचेगा 50। गधे, डिवाइड थोड़े ना करना है, 2 माइनस करना है। यहां बचा 98। तो अगर इसमें 2 जाए और इसमें 98 जाए तो रेशियो क्या हो गया। अरे सर देखो 98 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 49 आ जाएगा। यानी यहां का रेशियो 1 है तो यहां का वैल्यू 49 है, 1:49। तो इसका रेजिस्टेंस आरजी मान लो मुझे मालूम है, तो ये रेजिस्टेंस आरएस का वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगा, आरजी बाय 49। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो यार। आरजी बाय 49। तो ये बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस का वायर लगाया है जिससे ज्यादातर करंट अपनी तरफ से मोड़ ले। गैल्वेनोमीटर को जो करंट मिलना है वो गैल्वेनोमीटर का आईजी है, रिमेनिंग करंट ऊपर से चला जाएगा। तो रिमेनिंग करंट ऊपर से चला जाएगा, उसी रिमेनिंग करंट के रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि शंटिंग में पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो देखो मैं फिर से रिजल्ट लिख रहा हूं, आईजी इंटू आरजी, इसमें आईजी करंट गया और इसका रेजिस्टेंस आरजी, आईजी इंटू आरजी इज इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू आरएस। तो आरएस का वैल्यू बच्चों आया आईजी इंटू आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। इसको आईजी इंटू आरजी को वीजी भी कह सकते हैं, वीजी अपॉन आई माइनस आईजी। आरएस इज वीजी अपॉन आई माइनस आईजी। ये याद कर लेना है, नहीं याद करना तो आपको ये याद कर लेना है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो दोनों का वोल्टेज इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा क्योंकि एमीटर बना है 2 रेजिस्टेंस मिला के, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरएस आरजी अपॉन आरएस प्लस आरजी हो जाएगा। इसको कुछ याद नहीं करना है, लेकिन आपको भी दिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर मतलब एक आरजी नाम का रेजिस्टेंस है और एक शंट लगा है विच इज आरएस नाम का रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में है तो एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। आइडियल एमीटर में आर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, वो कितना भी करंट बता सकता है। लेकिन आइडियल एमीटर होता नहीं है। बट किसी सवाल में अगर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर नहीं दिया होगा तो आपको उसको आइडियल एमीटर मान के कर लेना है। ठीक है। अब एक सवाल करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड अ करंट ऑफ 2 मिली एंपियर इज नीडेड टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आई जी का वैल्यू 2 मिली एंपियर है
रेजिस्टेंस RG का वैल्यू 30 ओम है. What is the resistance needed and how it is connected to convert galvanometer into emitter of 0.3 एम्पियर रेंज? तो I का वैल्यू 0.3 एम्पियर है. तो मैंने कहा कि RS का वैल्यू होता है IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG. अगर आपको लग रहा है कि 0.3 से ये 0.002 बहुत ही छोटा है तो इसको इग्नोर कर दो और डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो हमको कुछ आंसर आ जाएगा. जैसे 0.3 का पॉइंट हटाया, इसको 0 बढ़ाया, RS का वैल्यू आ जाएगा. तो 2 इंटू 10 का पावर -1 यानी कि अप्रोक्सीमेटली बना दिया इसको, टेंडिंग टू मतलब ये छोटा कर लिया, मान लिया, तो 0.2 ओम आ जाएगा. ये अभी अभी हम कर चुके हैं. ये सवाल हमने लिखा था RS इक्वल टू VG अपॉन I माइनस IG. IG का वैल्यू नॉर्मली बहुत छोटा है क्योंकि IG का वैल्यू है 0.2 अपॉन 20. ये 0 हटाया, यहां पे बढ़ाया, 2 से 2 काटा, 10 का पावर -2, तो VG का वैल्यू आया 0.2 डिवाइडेड बाय I का वैल्यू है 10 एम्पियर. 10 एम्पियर में 10 का पावर -2 माइनस करेंगे तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, सीधा डिवाइड कर लो. तो 0.02 ओम आ गया RS का वैल्यू. लेकिन 0.02 किस में कनेक्ट करते हैं? तो 0.02 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट, यानी कि पैरेलल में लगाते हैं 0.02. तो इसी तरह का सवाल हुआ, आप खुद सॉल्व कीजिए. ये भी आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिए. अब पहला वाला तो मैंने बता ही दिया, तो वो तो होमवर्क नहीं रहा, ये होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लो. अब आगे लिखो वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी नॉन आइडियल डिवाइस है, असली आंसर नहीं बताता. वोल्ट मीटर लेकिन लगाते हैं पैरेलल में उस जगह पर जहां पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. मान लो किसी सर्किट के 2 पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो एक पॉइंट को P से और दूसरे पॉइंट को Q से पोटेंशियल डिफरेंस वाले टर्मिनल्स के अक्रॉस जोड़ देंगे. तो पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाया जाएगा पैरेलल में. हाँ, अब क्या लिखा कि कैसे बनाते हैं? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर. करना क्या है, हमने सोचा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो VG वोल्टेज पे पूरा फुल स्केल आ जाता है. कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो 2 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर, 2 वोल्ट लगाने पर फुल स्केल चला जाता है. मैंने कहा ऐसा वोल्टेज का डिवाइस बनाना है जो 100 वोल्ट लगाने पर फुल स्केल जाए. तो उसके लिए क्या किया, एक सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया R. सीरीज वाले को शंट नहीं कहते, और यहां से यहां तक के डिवाइस को वोल्ट मीटर बोलने लगे. अब इसको पूरे को एक डिब्बे में बंद कर दो और यहां से खिड़की काट दो. आप कहोगे देखो मैंने यहां से यहां तक पूरा वोल्टेज लगाया V, और खिड़की में जो डिफ्लेक्शन आ रहा फुल स्केल आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा डिवाइस है जो V वोल्टेज लगाने पर फुल स्केल गया. लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर ये 100 वोल्ट लगाने पर फुल स्केल गया है तो 100 में से इसको 2 वोल्ट ही मिला है और बाकी 98 वोल्ट इसको मिल गया. आप कहेंगे जी वोल्टेज का रेशो 1:2:98 हो गया, यानी 1:49 हो गया, तो ये रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये इसका 49 टाइम ज्यादा हुआ. तो इसमें जो R रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर से बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो ज्यादा वोल्टेज अपने ऊपर ले लेता है. एक बार फिर समझाता हूं. एक गैल्वेनोमीटर था जिसपे अगर 2 वोल्ट की बैटरी लगा दो तो फुल स्केल हो जाएगा. अगर 3 वोल्ट की बैटरी लगा दो तो फुल स्केल पहले ही हो चुका है, अब कुछ नहीं बताएगा.
अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगा दो तो आधा फुल स्केल जाएगा, आधा ऑफ फुल स्केल, हाफ ऑफ फुल स्केल। तो हाफ ऑफ फुल स्केल जाएगा तो तुम कहोगे यार 2 वोल्ट पे फुल स्केल था, हाफ ऑफ फुल स्केल यानी कि जो बैटरी लगाई है वो 1 वोल्ट की है। तो आप 2 वोल्ट से छोटा मेजर कर सकते हो, 2 से बड़ा मेजर नहीं कर सकते। कोई कह रहा है हम चाहते हैं कि ये 100 वोल्ट की बैटरी भी मेजर कर पाए, 100 भी करे, 90 भी करे, 80 भी करे, लेकिन 100 से ज्यादा ना करे। तो 100 पे फुल स्केल हो जाएगी। अगर 100 पे फुल स्केल कराना है तो इसके बाजू में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, वो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो वोल्टेज लगाया V, इसको मिला VG, इसको मिलेगा V माइनस VG, और सीरीज में लगाने की वजह से करंट सेम होगा। तो ये जो R रेजिस्टेंस है ये हमेशा सीरीज में लगाएंगे, तब जाके ये कन्वर्ट होगा वोल्ट मीटर में। तो देखो करंट सेम है, VG अपॉन RG, इसका करंट हो गया VG अपॉन RG, इसका रेजिस्टेंस RG, VG अपॉन RG इक्वल टू V माइनस VG अपॉन R, V माइनस VG अपॉन R। R वो रेजिस्टेंस है जो हमें पता लगाना है, V वो वोल्टेज है जहां पे इसको बनाना है, VG वो वोल्टेज है जहां पे गैल्वेनोमीटर ओरिजिनली था, और RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। R इक्वल टू V माइनस VG इंटू RG अपॉन RG अपॉन VG को IG लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का जवाब, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है कहानी, लेकिन अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता। आपको शायद ही लग रहा होगा कि ये सब मैं रट के आया हूं। R इज इक्वल टू V माइनस VG RG अपॉन V माइनस VG अपॉन IG। इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ तो फिर गैल्वेनोमीटर था VG का, वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, जो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर था VG का, वो बन गया वोल्ट मीटर जो बनाएगा V का। तो इससे फायदा यह हुआ कि हम बड़ा छोटा कैसा भी वोल्ट मीटर अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब फटाफट ये सवाल, अब देखो वोल्ट मीटर के सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, फॉर्मूला बेस्ड है, आप खुद करना। लेकिन इसमें एक दो सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या तो बताऊंगा या फिर मतलब आपको घर से भेज दूंगा इसका सॉल्यूशन। नया है, ये इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, एक ऐसा लकड़ी का सिस्टम होता है, ये स्कूल में देखा भी होगा कई बच्चों ने, इसमें बैटरी ऐसा कनेक्टेड रहता है। इस लकड़ी में एक कॉपर का स्ट्रिप ऐसे बीच में और ये साइड में कनेक्टेड होता है। इस कॉपर के स्ट्रिप से वायर कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, और इधर वाले स्ट्रिप के साथ वायर कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, पता लगाना है। इसका वैल्यू हमें पता लगाना है। यहां पे जो वायर है वो ऐसे कनेक्ट होके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो बीच का जो गैल्वेनोमीटर है वो भी कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है वो मैं बताता हूं। तो ये सर्किट को जरा हमारे देसी अंदाज में देखिए कि आपको ऐसे यहां पे एक है और फिर यहां बैटरी कनेक्टेड है, इसके बीच में एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, और यहां से इस पोटेंशियोमीटर वायर के बीच में एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। इस स्लाइडर कॉन्टैक्ट को जॉकी कहते हैं, और जॉकी सुनते ही लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि सर हाँ जॉकी मतलब जॉकी तो अंडरवियर होता है, सर अंडरवियर लगाए क्या? उसमें बहुत देर तक मजाक चलता है, जॉकी मतलब जॉकी सर, जॉकी तो अंडरवियर है, अंडरवियर सर, जॉकी 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 अंडरवियर। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये अंडरवियर ही लगा हुआ है तो वही ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट है, वो मतलब एक बार जोक होता है वो उसको हंस के खत्म कर देना, ठीक है, वो जोक खत्म कर दो। अब ये जो जॉकी का यानी अंडरवियर है, इसको यहां से यहां तक खिसकाना है, मतलब ये स्लाइडर कॉन्टैक्ट है। कोई सचमुच ना समझ ले कि इसका मतलब सर हमको क्या वो अपना
चौकी वाला अंडरवियर लगाना है ना, ऐसे नहीं है। दिस इज स्लाइडर कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसे कांटा जैसा फंसा दो और उसको खिसकाते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ। यहां पे एक रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R और यहां पे एक रेजिस्टेंस है X। ये R का वैल्यू हमको पता है, X का वैल्यू हमको पता लगाना है, और ये स्लाइडर कॉन्टैक्ट में जहां पर जाकर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा वहां तक की लेंथ हम L मेजर करेंगे। क्योंकि ये पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, इसलिए दूसरे साइड का लेंथ 100 माइनस L हो जाएगा। तो ये जो वायर जहां पे डिफ्लेक्शन 0 देगा वहां पे L और 100 माइनस L के दो टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, पेन जैसा होता है, यहां पे पेन जैसा ही बना हुआ, पेन जैसा होता है जिसके पीछे वायर लगा होता है और वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड भी रहता है। तो होता ऐसा है, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें नोन रेजिस्टेंस है, यहां पे अननोन रेजिस्टेंस है, और ये स्लाइडर कॉन्टैक्ट है जो इस वायर पे एक एंड से दूसरे एंड के बीच में खिसक सकता है। उसके ऊपर एक स्केल लगा है जिसपे रीडिंग आती है, जैसे यहां पे रीडिंग 46 आ रही है, तो 46 रीडिंग मतलब इधर का लेंथ 46 हो गया, तो इधर का लेंथ 54 हो गया। तो L और 100 माइनस L लेंथ मिल जाएगा। तो आपको रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है कि जैसे L लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा रो L बाई A, और 100 माइनस L का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस L बाई A। तो R के नीचे रो L बाई A और X के नीचे रो इंटू 100 माइनस L बाई A। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। अब ऐसे में R अपॉन रो L बाई A का वैल्यू X अपॉन रो 100 माइनस L बाई A कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। तो X का वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस है वो R इंटू 100 माइनस L अपॉन L हो जाएगा। हम इसको L1 और L2 भी लिख सकते हैं, यूनिट एक ही दिया होगा, वैल्यू L ही दिया होगा, दूसरा वैल्यू हम खुद 100 माइनस L करके निकालेंगे। अगर इसमें एरर एनालिसिस लगाएं, एरर एनालिसिस का भी रिजल्ट लिख लो भाई, बाद में लिखेंगे, अभी लिख लीजिए। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई 100 माइनस एल। क्योंकि एल में जो एरर होगा 100 माइनस एल में भी वही एरर होगा। ठीक है, ये एरर एनालिसिस लिख दो। मतलब अगर एरर निकाला जाएगा एक्स में कि भाई अगर रेजिस्टेंस में 1% एरर है और वैल्यू में भी दिस वैल्यू हैज सम परसेंटेज एरर, तो व्हाट इज टोटल परसेंटेज एरर इन अननोन रेजिस्टेंस। ऐसा एरर का सवाल आया तो ऐसे लिख देना। एरर वाला क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, इसलिए मैंने अलग से लिखा दिया है, कभी गड़बड़ नहीं करना। दो तीन चीजें हैं जो मीटर ब्रिज में याद रखनी होती है। एक कि जैसे L का वैल्यू क्लोज टू 50 सेंटीमीटर हो, यानी कि मिड पॉइंट पर बैलेंस हो। अगर 50 सेंटीमीटर के क्लोज है तो रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट। कोई कहता है हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार रेजिस्टेंस R1 के साथ किया तो बैलेंसिंग लेंथ यानी गैल्वेनोमीटर लेंथ में गैल्वेनोमीटर 0 हुआ 30 सेंटीमीटर पे, और दूसरी बार किसी R2 रेजिस्टेंस के साथ किया तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आया 45 सेंटीमीटर पे। दोनों से आंसर आया X का 2 अलग अलग वैल्यूज स्लाइटली क्लोज टू ईच अदर जरूर आए,
लेकिन दो अलग अलग वैल्यूज आए, तो बताइए कौन सा वैल्यू एक्यूरेट ज्यादा माना जाएगा? आप बोलेंगे जो क्लोज रहता है 50 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि अगर एक नंबर बहुत छोटा करोगे तो दूसरा नंबर बड़ा हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा उसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो एरर बढ़ जाएगा। अगर तुमने बोला हमने 30 सेंटीमीटर यहां लिखा, तो 30 के करस्पॉन्डिंग एरर 50 के करस्पॉन्डिंग एरर से ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर तुम 80-90 पर बैलेंस करोगे तो ये 80-90 हो जाएगा, लेकिन उधर दूसरे वाला 20-30 हो जाएगा, 20-10 हो जाएगा, तो इसका एरर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर दोनों 50 के आसपास होंगे तो अमाउंट ऑफ एरर या एक्यूरेसी में वेरिएशन थोड़ा मतलब डिफरेंस विद एक्चुअल वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2-3 रीडिंग है, एक 48 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है, एक 25 सेंटीमीटर है, तो 40 और 25 में से कौन सी रीडिंग पे ज्यादा भरोसा करोगे? आपको 48 वाला रीडिंग ज्यादा बेटर लग रहा है। दूसरा इसमें एक पॉइंट होता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन एक बार हमने वेव में भी देखा था, जब पाइप होता है तो एक्स्ट्रा लेंथ होती है। यहां पर भी एंड करेक्शन का मतलब एक्स्ट्रा लेंथ एट एंड्स ए एंड बी। जैसे पोटेंशियल, ये जो मीटर ब्रिज का जो वायर है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, इस एंड ए बी के बीच में गैप भी 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 100 सेंटीमीटर के गैप में 100 सेंटीमीटर का वायर नहीं होता। वायर का 1-2 सेंटीमीटर इधर लपेट देते हैं, 1-2 सेंटीमीटर इधर लपेट देते हैं, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो यहां से यहां तक का गैप 100 सेंटीमीटर है। मान लो बैलेंसिंग लेंथ यानी गैल्वेनोमीटर 0 हुआ इधर से एल लेंथ पे, तो इधर का लेंथ हमको दिख रहा है 100 माइनस एल, लेकिन यहां पे एंड करेक्शन डेल्टा एल ए है और यहां पे एंड करेक्शन डेल्टा एल बी है, तो हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ एल को एल प्लस डेल्टा एल ए लिख देंगे और इफेक्टिव लेंथ ऑफ 100 माइनस एल को 100 माइनस एल प्लस डेल्टा एल बी लिख देंगे। ऐसा करने से आपको लगेगा कि एक्चुअल लेंथ तो उससे बड़ा है। किससे बड़ा है? 100 से बड़ा हो गया। देखो फिर से समझो, एक मीटर ब्रिज में ए और बी दो एंड्स हैं। अगर तुमने बोला इधर से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लपेटा है और इधर 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लपेटा है, तो तुम कहोगे सर टोटल लेंथ ऑफ वायर तो 103 सेंटीमीटर हो गया। फिर मैंने कहा कि अगर मेरा बैलेंस लेंथ 44 सेंटीमीटर पे आया, जबकि इधर 1 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है, तो 44 का रीडिंग 45 हो जाएगा। इधर 44 है तो उधर 56 है, लेकिन आपने कहा इधर 2 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है, तो 56 का लेंथ 58 हो जाएगा। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू r इंटू 100 माइनस एल प्लस डेल्टा एल बी अपॉन एल प्लस डेल्टा एल ए, तो ये जो दो एंड्स के एंड करेक्शन है उसके रीडिंग में ऐड कर देने, सब्ट्रैक्ट नहीं, हमेशा ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा लेंथ हमेशा बढ़ जाएगी। तो आप कहेंगे जो रीडिंग दिया है और जो आंसर आ रहा है उसमें अंतर है। क्यों? क्योंकि एंड करेक्शन लेंथ को बढ़ा देगा। वेव में ऐसा ही था, बट वेव में एंड करेक्शन से पाइप की लेंथ इंक्रीज हो जाती थी। याद है क्या? अगर पाइप अगर ओपन है तो दोनों साइड एंड करेक्शन ऐड कर देते थे। पाइप अगर क्लोज है तो दोनों साइड एंड करेक्शन नहीं करते थे, एक ही साइड, क्लोज्ड पाइप में एक ही साइड एंड करेक्शन होता था। शायद आपको याद आ गया होगा। हाँ, एक्स एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें पता लगाना है। आर रेजिस्टेंस बॉक्स से सेलेक्टेड एक रेजिस्टेंस है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अरे 88 कहां से आगे लग रहा है? जिस बुक से छापा वहां का नंबर 88 था। चलो हटाओ। इन द फिगर शोन फॉर गिव्स, ये क्या लिखा है? इन द फिगर शोन गिव्स द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2
एंड द बैलेंस पॉइंट जॉकी इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अच्छा, R1 R2 का वैल्यू पूछा है। व्हेन R2 इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, बैलेंस शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर। चलिए पहले ये लिखते हैं कि 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 60 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने कहा R1 अपॉन 40 इक्वल टू R2 अपॉन 60। एक इक्वेशन तो ये हो गया। फिर ये लिखा कि अभी R1 और R2 में R2 के ऊपर 10 ओम की शंटिंग कर दी। अगर R2 के ऊपर 10 ओम की शंटिंग कर दे तो R2 का वैल्यू बदल के R2 इंटू 10 अपॉन R2 प्लस 10 हो जाएगा। ये नया रेजिस्टेंस हो गया। इसको 50 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू R1 अपॉन 50 हो गया। क्या ये बात समझे? बोल रहा है कि अगर शंट कर दिया तो बैलेंस शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है दोनों साइड 50-50 सेंटीमीटर हो गए। तो 50 से 50 तो कैंसिल हो गया, R1 इक्वल टू R2 आ गया। यहां पे कैंसिल करेंगे तो ये R2 की जगह या R1 की जगह 2R/3 यानी R1 इक्वल टू 2R2/3 लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो जगह की कमी हो जाती मेरी लाइफ में। R1 इक्वल टू R2 इंटू 10 अपॉन R2 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर इसमें भी किया, 50 सेंटीमीटर इसमें भी किया, 50 से 50 कैंसिल हो गया। अब R1 की जगह लिखा 2R2/3 इक्वल टू R2 इंटू 10 अपॉन R2 प्लस 10। अब R2 से R2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होके 5 आ गया, R2 इधर 3 इधर, तो R2 प्लस 10 इक्वल टू 15। R2 का वैल्यू आया 5। R2 अगर 5 है तो 10/3 हो जाएगा R1। तो ये आंसर सही है, करेक्ट है क्या? फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। बहुत अच्छे। क्वेश्चन समझ में आया? आसान सवाल नहीं था, लेकिन इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे ये आसान सवाल है तो वेलकम टू द क्लब। ये सवाल ही आपको जेई में मिलेंगे। सीधा आंसर नहीं आ रहा, 2 इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा है। जेई मेंस और एडवांस में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं बच्चों। अगर ये आपसे हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं इसका मतलब है आप सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, आपका होगा सिलेक्शन आपका। बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। आसान लग रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर दिक्कत है। अभी तब तक पढ़ना है जब तक ये इजी लगने लगे, मतलब यही नहीं, इसी तरह के सवाल। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखा है अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, नल पॉइंट इज ऑब्जर्व 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर when resistance X is balanced against another resistance Y। और लिखा है if X is less than Y, यानी कि 20 सेंटीमीटर X के नीचे होगा और Y के नीचे 80 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब यह भी हो गया कि Y का वैल्यू X से 4 टाइम्स बड़ा है। तो पहले तो हमने यही लिख दिया Y इज इक्वल टू 4X। ये कोई समझा क्या? नहीं समझा तो ऐसे लिख दो X अपॉन 20 इक्वल टू Y अपॉन 80। आप इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा। देखो जैसे ही मुझे 1:4 का दिखा, 1:4 हो गया। Then where will be the new position of null point if of the same end if one decides to balance a resistance 4X against Y? बताओ भैया, देखते ही आंसर बता सकते हो। अब कहा है कि 4x को y के साथ अगर हम लगाएं, मतलब एक जगह पर 4x लगाएं और फिर y लगाएं, बैलेंस्ड इफ सेम एंड null point for us, if one decides to balance
रेजिस्टेंस ऑफ 4x, यहां पे 4x है लेकिन y खुद 4x है, y का वैल्यू खुद 4x है, तो ये 4x और 4x बैलेंस कर रहे हैं। कहां बैलेंस होंगे? बिना सॉल्व किए बता सकते हो, बिना सॉल्व किए बता सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। बोल रहा है कि 4x को y के साथ करो, अरे y का वैल्यू तो खुद 4x के बराबर है, तो 4x को 4x के साथ बैलेंस करना है, 4x को 4x के साथ बैलेंस करें तो कहां बैलेंस होगा? देखो अब कई लोगों के गलत आंसर आने लगे। अभी कुछ लोग बोल रहे थे हाँ सर आसान आसान होता है, अरे हो गया अब मेरा सिलेक्शन हो गया। देखो 1 मिनट में क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ आने लगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जल्दी से 5 मिनट में ये करते हैं, आज पोटेंशियोमीटर तो नहीं हो पाएगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है वो देख लो। पोटेंशियोमीटर के सवाल अगली बार करेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी ज्यादा होता है। फिर पोटेंशियोमीटर के इमीडिएटली बाद आरसी सर्किट भी करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्टली कॉन्सेप्ट सारे हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एक लंबा सा एस टाइप का डायग्राम होता है, उसको आप बना लीजिए। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का सवाल एक बार ही एडवांस में पूछा है, और वो भी झंडू सवाल होता है, वही सवाल मैं आपको बताऊं, वही बनता भी है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में उल्टा सा बना दिया हमने, एस ऐसे बना, एस बना लो, एस, ये एस बना लिया। उधर भी बना सकते थे ऐसे। यहां पे ए बी सी 3 स्क्रू लगा दिए और चौथा डी यहां लगा दिया। याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है पी है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह है, यहां पे 3-4 रेजिस्टेंस है, 1 ओम 10 ओम 100 ओम, 1 ओम 10 ओम 100 ओम। और बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है जो कि क्यू है, और यहां पर भी रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह अलग अलग रेजिस्टेंस है, 1 ओम 10 ओम 100 ओम, 1 ओम 10 ओम 100 ओम। तो 3 यहां ले लिए, 3 यहां ले लिए, इनमें से कोई एक चूज करना है हमें, तो एक की होगी, जो की हम हटाएंगे वो रेजिस्टेंस चूज हो जाएगा। फिर से सुनो, यहां पे 3 रेजिस्टेंस है, छुपे हुए हैं, इस स्ट्रिप में छुपे हुए लगे हुए हैं, उनमें से कोई एक स्ट्रिप एक रेजिस्टेंस चूज करना है। 1 कर सकते हैं, 1 और 100 कर सकते हैं, 100 और 1 कर सकते हैं। इससे पी और क्यू का अलग अलग रेशियो आएगा। सी से डी के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं जिनको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। जैसे यहां पे 1 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 4 ओम है। तो सर 1 ओम 2 ओम 4 क्यों है? क्योंकि 1 हटाया तो 1 आ गया 1 ओम। अगर 2 भी हटा दिया, 2 वाला की भी हटा दिया तो 2 भी आ गया, तो 1 + 2 सीरीज हो गए तो 3 हो गया। अगर 1 वापस रख दिया, केवल 2 हटाया तो 2 आ गया। अगर 1 और 4 हटाए तो 5 आ गया। 1 वापस रख दिया, 1 और 2 हटाए तो 6 आ गया। अगर 1, 2 और 4 तीनों हटा दिए तो 7 आ गया। तो थोड़ा थोड़ा आपको खेल समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे कीज हैं जिसमें ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस के चुपचाप वायर लगे। यहां तक मान लो 100, 150, 200 या 1000 ओम तक का वायर यहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है। तो मतलब अलग अलग कीज है। यहां पे एक की है जो 1 ओम की है, यहां पे एक की है जो 2 ओम की है। तो 2 ओम की हटाई मतलब इस पूरे स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। 1 ओम की हटाई तो पूरे स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 1 ओम। 1 और 2 दोनों हटाया तो पूरे स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 3 ओम। इसी तरह से बढ़ती कीज के रेजिस्टेंस यहां से यहां तक लगे। तो 3 रेजिस्टेंस हो गए, पी क्यू, और इसको मैं बोल रहा हूं आर। यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, वो आर है। तो चौथा रेजिस्टेंस कहां लगाएंगे? चौथा आप ए और डी के बीच में लगाएंगे। ये अननोन रेजिस्टेंस एक्स है, ऐसा आपको स्ट्रिप मिलेगा। करना क्या है देखो ध्यान से, एक ए है, एक पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्यू है, फिर एक पॉइंट सी है, इसके बीच में रेजिस्टेंस ये पी है, ये क्यू है। बी से सी का देखो आप, सी से डी का रेजिस्टेंस, सी से डी का रेजिस्टेंस आर है, ये वेरिएबल है। तो बची जगह एक्स, एक्स ए और डी के बीच में लगाए। देखो एक्स अलग से वायर है जो मैंने लगाया ए से डी के बीच में।
अब बताओ गैल्वेनोमीटर कहां लगाएं? आप कहेंगे या तो ए और सी के बीच में लगा लो या बी और डी के बीच में। मान लो गैल्वेनोमीटर मैंने बी और डी के बीच में लगाया। कैसे? गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में लगाना, यहां से खींचा, गैल्वेनोमीटर लिया और यहां पे बी और डी के बीच में लगा दिया। गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में। तो बैटरी कहां लगाएंगे? बैटरी ए और सी के बीच में लगाएंगे। तो देखो, एक कनेक्शन ए से लिया, बैटरी लगाया, और एक कनेक्शन सी में भेज दिया, ये बैटरी लगा दिया ए और सी के बीच में। तो आपको सर्किट दिया जाएगा। अगर बैटरी बी और डी के बीच में लगाई जाती तो फिर गैल्वेनोमीटर ए और सी के बीच में लगा देते। यही सवाल जेई में पूछा गया था। क्या पूछा था? ये सारे कनेक्शन दे दिए, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन पूछा कि 2 पॉइंट के बीच में लगाएंगे। जेई एडवांस का सवाल है। लेकिन बैटरी लगा रखी थी ए और सी के बीच में, तो बचे 2 पॉइंट कौन से? बी और डी, उनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगेगा। बस यही है। रेजिस्टेंस बॉक्स में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते। ठीक है, इसको देख लो। अब इसमें क्या है? आर वेरिएबल है, तो पी और क्यू का रेशियो आपने सेलेक्ट किया, आ गया पी बाई एक्स इक्वल टू क्यू बाई आर। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, तो ये आ गया पी बाई क्यू इंटू आर इज इक्वल टू एक्स। एक्स से मुझे अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आप समझो, पी मैंने 10 ओम सेलेक्ट कर लिया और क्यू मैंने 10 ओम सेलेक्ट कर लिया, तो पी और क्यू का रेशियो आ गया 1। फिर आर को 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम बदलते जा रहे हैं। 1 ओम देखा, गैल्वेनोमीटर देखा, डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर 2 ओम डिफ्लेक्शन हो रहा है, 3 ओम डिफ्लेक्शन हो रहा है, 4 ओम डिफ्लेक्शन हो रहा है, 55 ओम डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो यहां पे पी और क्यू, पी का वैल्यू रखा 10, क्यू का वैल्यू रखा 10, आर का वैल्यू रखा 55 और ये डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो पी और क्यू कट गए, आर एक्स का वैल्यू 55 आ गया। कुछ कुछ कहानी समझे क्या? स्टोरी ऐसी है कि मेरे पड़ोस में, बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा, मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, बिल्कुल बगल वाले घर में। उसके घर में कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे, मतलब वो अडॉप्टेड था। इसकी वजह से उसके जो, जैसे जो उसके फादर थे, उसके जो असली बेटे थे, वो उससे थोड़े नफरत करते थे और वो चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बने। आपको पिक्चर समझ में आ रही होगी, फिल्मी स्टोरी जैसी है। उसके फादर ने उसको अडॉप्ट किया था कहीं से, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मेंबर फैमिली में था। जो उसके मतलब जो उसके फादर के असली बेटे थे, वो ये चाहते थे कि इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले। वो पढ़ता था, मेरे से 1 साल जूनियर था। जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं चला गया, उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और दिन रात गाली गलौज होती थी। तो मेरे फादर उस लड़के को मेरे घर में ले आए। मतलब उसमें मेरे फादर ने बोला कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, एक्चुअली करो, मेरे घर में रह के तैयारी करो। क्योंकि मैं और मेरा भाई ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, हम लोग दोनों चले गए थे बाहर पढ़ने, तो हमारे घर में इफेक्टिवली कोई नहीं होता था। तो मेरे मम्मी पापा ने उसको अपने घर में ले लिया और 1 साल हमारे घर से वो लड़का पढ़ा और सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होके वो एक प्राइवेट कॉलेज में ही गया, यूपी के ही प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन वो निकल गया। और उसकी फीस भी हम लोग ने ही, मतलब मोहल्ले वालों ने, थोड़े उसके फादर ने मिलके करी। उसके घर में अभी भी लड़ाई झगड़ा होता जा रहा था कि इसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, इसको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो लड़के के साथ और भी चैलेंज थी, वो थोड़ा हकलाता था, थोड़ा तुतलाता, मतलब उसकी जुबान साफ नहीं थी। लेकिन एक बार कॉलेज गया और वहां पे उसने मेहनत करनी स्टार्ट की। बहुत, मतलब इतने खराब माहौल से गया था कि रोज उसके घर में जूते लात चल रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मारपीट चल रही है। ऐसे खराब माहौल से वो बच्चे को मेरे फादर अपने घर में लिया, मेरे घर में ले आए, वहां पे पढ़ा, निकल गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया और वहां पढ़ा। पढ़ के जब कंपनीज की बात आई, वो हकलाता तुतलाता था। उसने इतनी मेहनत की उसके अपने उस पे पर्सनैलिटी पे, कि हकलाने तुतलाने के बावजूद भी उसने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया। हकला हकला के इंटरव्यू क्वालिफाई किया। वो सरकारी कंपनी थी, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आपने सुना है कभी नाम इसका? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वो इंटरव्यू लेने वाले उसकी झील को देख के दंग रह गए कि ये लड़का इतना, मतलब बोलने में इतना हकला रहा है, इतना तुतला रहा है, इतना साफ नहीं है इसकी जुबान, लेकिन फिर भी अपने पॉइंट, इसको इतनी नॉलेज है कि अपने सारे पॉइंट को एक्सप्रेस कर पा रहा है। थोड़ा लिखे, थोड़ा बोले, थोड़ा हकलाए। उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब आईओसीएल में हो गया, वहां पे तरक्की करता गया। अपने पेरेंट्स को, जो उसके नकली मां बाप थे, उसने अपने भाइयों के घर से बुला लिया। अब वो पेरेंट्स उसके साथ ही रहते हैं, अपने असली बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है। उसने कहा मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी भी अपने भाइयों को दे दी है, मुझे नहीं चाहिए, रखो अपनी प्रॉपर्टी। और वो पेरेंट्स को लेके नोएडा में रहता है। इतने शानदार अफसर
टाइप का, अब वो थोड़ा ऑफिसर बन गया आईओसी में, तो ऑफिसर है तो वहां पे उसको सरकारी घर मिला हुआ है, बहुत बढ़िया उसको खेलने वेलने का और ये सब बहुत अच्छा जलवा है। एकदम नॉर्मल स्टूडेंट, एकदम इतने खराब फैमिली से था कि उसका पढ़ना, ऐसे लोग अगर नहीं पढ़ पाए तो आप बोलते हैं हाँ भाई इसके घर में तो ऐसा माहौल ही था, पढ़ाई का तो माहौल नहीं था। लेकिन एजुकेशन में बहुत दम है, एक बार निकला फिर पीछे पलट के नहीं देखा उसने, तरक्की करता गया करता गया करता गया, मस्त हो गया। अपने मां बाप को भी बुला लिया, आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, भगवान जैसी स्टोरी होगी तो। लेकिन भगवान में ये फैमिली डिस्प्यूट नहीं था, मतलब भाइयों का। आप समझो, आप अपनी वाइफ, अपने अपने पेरेंट्स की लाइफ बना दोगे। तुम लोग तो असली बेटे हो, तुम्हारा तो और फर्ज है, असली बेटियां हो, है ना। चलो जी, ऑल द बेस्ट है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।